नमस्कार साथियों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है जेपी फैक्ट्रियान यूट्यूब चैनल पर। और हम यहाँ पर पढ़ रहे हैं आरपीएससी सेकंड ग्रेड संस्कृत विषय से। जो भी लोग तैयारी कर रहे हैं सेकंड ग्रेड टीचर की, उनके लिए यहाँ पर क्लास चल रही है। और हमारा टॉपिक चल रहा था संस्कृत अनुवाद प्रकरण, और संस्कृत अनुवाद प्रकरण को हम यहाँ पर स्पष्ट कराने वाले हैं। आज का हमने पिछली क्लास में हमने करा दिया था लेटर लकार, और उसमें हमने कुछ समझाया था। और जिसने भी वो क्लास नहीं देखी है उनको देख सकता है, और फिर आगे इस क्लास को तभी समझ में आएगा जब वो पिछली क्लास को देख लेगा। तो आज हम पढ़ाएंगे संस्कृत अनुवाद। संस्कृत अनुवाद में पढ़ाएंगे हम आपको लंग लकार, और लंग लकार का मतलब होता है, यहाँ पर लंग लकार है। लंग लकार जो है इसको कहते हैं भूतकाल। इसको हिंदी में क्या कहते हैं? भूतकाल। तो हमने पिछली काल में वर्तमान काल के वाक्यों को पढ़ा, और आज हम पढ़ेंगे लंग लकार यानी भूतकाल के वाक्यों का हम संस्कृत में अनुवाद कैसे करते हैं। संस्कृत में अनुवाद करने के नियम, पहले जो नियम बताए गए हैं लट लकार कराते समय, जो नियम बताए गए हैं वो सारे नियम रहेंगे। अर्थात कर्ता जिस पुरुष जिस वचन का होगा, क्रिया भी उसी पुरुष उसी वचन की लगेगी। तो वो जो नियम है, वो अनुवाद का जो नियम है, वो सारे जो कालों में है ना, सारे लकारों में आपका काम आने वाला है। तो आज हम पढ़ेंगे लंग लकार। भूतकाल, भूतकाल को हिंदी में कहते हैं, भूतकाल को संस्कृत में क्या कहते हैं? लंग लकार। तो अब हम यहाँ पर देखते हैं पहले कि जो भूतकाल के धातु प्रत्यय हैं, अर्थात जब हम भूतकाल को भूतकाल में अनुवाद करते हैं, हिंदी वाक्य को जब हम भूतकाल में अनुवाद करते हैं, तो उस भूतकाल में अनुवाद करने के लिए जो क्रिया है वो कैसी होनी चाहिए? आपकी भूतकाल की होनी चाहिए, अर्थात लंग लकार की होनी चाहिए। और लंग लकार की क्रिया कब बनेगी? जब हम लंग लकार अर्थात भूतकाल के धातु प्रत्यय उस क्रिया में लगाएंगे। इसमें क्रिया में, यानी क्रिया में जो हम धातु प्रत्यय लगाने वाले हैं वो कौन से काल के हैं? लंग लकार के धातु प्रत्यय हैं। वर्तमान काल के धातु प्रत्यय अलग है, यानी सारे जो आपके काल हैं, है ना, जहां जितने भी आपके लकार हैं, जिस जिस लकार का हमें क्रिया बनानी होती है, उसी काल का उसी लकार का हमें क्या लगाना पड़ता है? क्रिया में धातु प्रत्यय लगानी होती है। तो आज हम देखेंगे कि लंग लकार यानी भूतकाल कहते हैं। भूतकाल में जो क्रिया बनती है उसके धातु प्रत्यय कौन से? धातु का अर्थ यहाँ पर धातु जो है क्रिया है। धातु को हिंदी में क्या कहते हैं? क्रिया कहते हैं। धातु को संस्कृत में, क्रिया को संस्कृत में क्या कहते हैं? धातु कहते हैं। और धातु को हिंदी में क्या कहते हैं? क्रिया कहा जाता है। तो धातु प्रत्यय देखते हैं कौन कौन से हैं, यानी जो क्रिया में लगने वाले जो भूतकाल के अर्थात लंग लकार के जो धातु प्रत्यय हैं वो कौन कौन से हैं। ऊपर दिया है एक वचन, दो वचन, बहुवचन, और इधर दिया है प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष और उत्तम पुरुष। तो भूतकाल की जो धातु प्रत्यय हैं वो कौन कौन से हैं लंग लकार के? तो पहला है तय, एक वचन का, प्रथम पुरुष का तय, ताम, अन। आपको इस तरह से याद करना है। तय हलंत वाला, ताम माग के पीछे हलंत है, अन के पीछे हलंत है। ऐसे ही तय, ताम, अनु। इसके बाद में आता है विसर्ग, यानी इसको बोलते हैं अह। विसर्ग का जो उच्चारण करते हैं तो इसको क्या बोलते हैं? अह। जो विसर्ग का उच्चारण स्थान है वो क्या है? कंठ है। तो विसर्ग का उच्चारण स्थान क्या है? कंठ है। तो इसको कैसे बोलेंगे? अह। यानी तय, ताम, अन, अह, तम, तय, अम, आव, आम। अम के मा में हलंत है यहाँ पर, और आव, आम। इस तरह से इनको याद करना है। यानी तय, ताम, अन जो ये धातु प्रत्यय हैं, ये तय, ताम, अन ये तो सारे आएंगे प्रथम पुरुष में। अह, तम, तय ये सभी आएंगे मध्यम पुरुष में। अम, आव, आम और ये सभी आएंगे आपके अम, आव, आम जो हैं आपके उत्तम पुरुष में भूतकाल के लिए। ठीक है, तो आज हम पढ़ रहे हैं भूतकाल में भूतकाल के धातु प्रत्ययों के बारे में, और भूतकाल के वाक्यों का आज हम कुछ उदाहरण देखते हैं। अब देखिए, तय, ताम, अन, अह, तम, तय, अम, आव, आम ये आपके धातु प्रत्यय हैं। उदाहरण में देखते हैं कि इनका यूज कैसे करते हैं। उदाहरण यहाँ पर दिया गया है, पठ धातु है।
पट धातु का अर्थ क्या होता है यहाँ पर? पढ़ना। पट धातु का अर्थ क्या होता है यहाँ पर? पढ़ना होता है ना। अब पढ़ना होता है पट धातु का। अब यदि हमको पट धातु है और हमारा कर्ता मान लीजिए आपका एक वचन का बनाना है ना। एक वचन का बनाना है और प्रथम पुरुष का बनाना है, यानी प्रथम पुरुष का बनाना है और एक वचन का बनाना है। वचन इधर है तो एक वचन का बनाना है। तो हम इस जो भूतकाल जो धातु प्रत्यय है तय है, इसको हम क्या कर देंगे? इसका योग कर देंगे, इसको पीछे जो की तो लिख देंगे, यानी पठ प्लस तय। तो क्या रूप बनेगा आपका? पठ तय। लेकिन अभी इसी तरह पूरा रूप नहीं बना है, हम इसको वाक्य में प्रयोग नहीं कर सकते, क्योंकि पठ तय भूतकाल अर्थात लंग लकार को हम लंग लकार में जब भी वाक्य बनाते हैं तो लंग लकार धातु प्रत्यय का उपयोग तो करते ही करते हैं, साथ में जब भी इस तरह का रूप बनेगा तो पट तय, इस पट तय के आगे हम आ उपसर्ग और लगा देते हैं। कौन सा रूप लगाएंगे? आ उपसर्ग और रूप लगा देंगे। तो रूप क्या बनेगा? पूर्ण रूप बनेगा आ पो ठ तु, आ पो ठ तु, आ पो ठ तु रूप बनेगा। क्या बनेगा? अपठत रूप बनेगा। तो सीधा सा यहाँ पर सिंपल सा एक नियम निकल के आता है कि जब भी हम लंग लकार अर्थात भूतकाल के वाक्यों को संस्कृत में अनुवाद करते हैं, तब हम धातु प्रत्यय, भूतकाल के जो धातु प्रत्यय हैं उनका उपयोग तो करते ही करते हैं, साथ में उस धातु के आगे जितने भी हम धातु रूप बनाएंगे उन धातु के आगे आ उपसर्ग का भी प्रयोग करेंगे। तो रूप क्या बनेगा? अपठतु। रूप क्या बनेगा? अपठतु। इसी तरह से अपठत रूप बना। अब हमें यदि द्विवचन का रूप बनाना है तो क्या रूप बनेगा? आ तो ताम। इस तय को हटा देंगे तो ताम लगेगा। यदि हमें बहुवचन में बनाना है तो आ तो नु अनु, तो अपठन हो जाएगा। इसी तरह से हमें यदि मध्यम पुरुष एकवचन का रूप बनाना है तो आ पो ठे, इसको तय को हटा देंगे तो ठे के आगे विसर्ग लग जाएगा। इस तरह से हमें मध्यम पुरुष यदि द्विवचन का रूप बनाना है तो कैसा रूप बनेगा? आ पो ठ तम, यहाँ पर मां आ जाएगा और ये हलंत लग जाएगा, यानी ये पूरा जो तम है ये इधर लग जाएगा ता की जगह। इसी तरह से यदि मध्यम पुरुष और बहुवचन का रूप बनाना है तो अपठत रूप बनेगा। केवल अपठत इसमें मध्यम पुरुष बहुवचन में और आपका प्रथम पुरुष एक वचन में, दोनों में ता आ रहा है, इसमें भी ता आ रहा है, इसमें भी ता आ रहा है। तो जो आपका प्रथम पुरुष एक वचन का जो ता है इसमें तो हलंत होगा, लेकिन मध्यम पुरुष और बहुवचन का जब हम रूप बनाएंगे तो इसमें इसके जो ता है, ता धातु प्रत्यय है, इसमें हलंत नहीं होगा। जैसे इसमें हलंत हम हटा देते हैं। तो अब ये बताइए किसका रूप बन गया? मध्यम पुरुष बहुवचन का रूप बनेगा। तो कैसे बनेगा? अपठतु। इसको भी हम अपठत बोलेंगे। यदि हम इस अपठत रूप को यदि आपसे कहे कि आप इसको प्रथम पुरुष एक वचन का रूप बनाना है तो इस ता में क्या है? हलंत है। तो इन धातु प्रत्ययों को अच्छी तरह से हमें हलंत को ध्यान में रखते हुए रूप बनाने हैं। तो आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा कि जब भी हम लंग लकार यानी भूतकाल में जब वाक्यों का निर्माण करते हैं तो उसमें जो क्रिया होती है, उसमें जो क्रिया लगाते हैं संस्कृत में, उसमें हम इन धातु प्रत्यय यानी भूतकाल के लंग लकार के धातु प्रत्ययों का प्रयोग करते हैं। और जब हम इन धातु प्रत्ययों का प्रयोग करने के साथ साथ में जितनी भी धातुएं हैं उन धातु के आगे आ उपसर्ग का भी प्रयोग किया जाएगा। अब हम चलते हैं वाक्यों को कुछ उदाहरण देख लेते हैं कि किस तरह से वाक्य बने हुए हैं। तो पहला वाक्य है कि वह गया। आपके एग्जाम में आ जाए परीक्षा में कि वह गया। अब वह गया ये किस काल का वाक्य है? सबसे पहले हमें जानना है कि वर्तमान काल का तो है नहीं। वह गया यानी कभी गया था, तो जिसमें गया आ ई ए था थी थे आए, तो समझ जाइए वहां पर जो है भूतकाल का वाक्य है। तो हमें ये पता पड़ गया कि ये भूतकाल का वाक्य है अर्थात लंग लकार का वाक्य है। वह गया,
अब हमको ये देखना है कि कर्ता जो है हमारा वो आपका किस वचन का है। तो कर्ता जो है वह है गया, यानी एक वचन का यहाँ पर अनुभव हो रहा है, एक वचन का यहाँ पर कर्ता है। अब ये कर्ता एक वचन का तो है। अब हमें संस्कृत में याद रखना, ध्यान रखना है कि जो ये कर्ता है ये कौन से पुरुष का है, अर्थात कौन से पुरुष का है। कि और पुरुष जो मैंने आपको पिछली कक्षा में बता दिए हैं, प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष और उत्तम पुरुष। जिसको भी याद नहीं है एक बार फिर से सुन ले कि कर्ता जिस पुरुष का होगा, अर्थात प्रथम पुरुष का है या मध्यम पुरुष का है या उत्तम पुरुष का है। इसकी पहचान कैसे करेंगे? इसकी पहचान ऐसे करेंगे, यदि आपका तू से संबंधित यदि कर्ता आता है, तू से संबंधित यदि कर्ता आता है तो वो आपका मध्यम पुरुष का होगा। मैं से संबंधित यदि कर्ता आता है तो वो आपका उत्तम पुरुष का होगा। इसके अलावा सभी जो कर्ता होते हैं वो प्रथम पुरुष के होंगे, चाहे यहाँ पर किसी का नाम आए चाहे कोई भी आए, ठीक है। तो वो आपके प्रथम पुरुष के कर्ता होंगे। तो वह गया, तो वह जो कर्ता है ये कौन से पुरुष का है? ये आपके प्रथम पुरुष का है। कौन से वचन का है? एक वचन का है। तो वह की संस्कृत क्या बनेगी? सह, है ना, सह बनेगी। यदि स्त्रीलिंग होता तो क्या बनती? सा बनती। तो यहाँ पर वह गया ना पुरुष है तो स रूप बनेगा, सह के आगे विसर्ग है। और वह गया, अब गया जो है इसको हमें संस्कृत में क्या है कि भूतकाल धातु है और भूतकाल में लिखना है। तो गया की क्या होगी? गच्छ होगी। गया की क्या होगी? गच्छ होगी, है ना। अब कर्ता जो है प्रथम पुरुष एक वचन का है, अर्थात प्रथम पुरुष एक वचन का कर्ता है। तो धातु भी, ये आपकी धातु जो है, इस धातु में जो तय प्रत्यय लगेगा, है ना, धातु लगाएंगे, मूल धातु है गच्छ, उसमें तय प्रत्यय लगाएंगे तो तय प्रत्यय लगाया गच्छतु, है ना, गच्छतु। और हमें अभी आपको एक नियम क्या बताया कि लंग लकार के जितने भी आपके धातु रूप चलेंगे उस धातु रूपों के आगे आ उपसर्ग और लगेगा। तो पूरा रूप क्या बनेगा? आ गच्छतु। तो ये आपका ये तय प्रत्यय लगा, यहाँ पर मूल धातु यहां से यहां तक है गच्छ। मूल धातु तो वैसे गम है, लेकिन जब रूप चलते हैं तो क्या बनेगा? गच्छ बनेगा। तो गच्छतु, तो और भूतकाल में क्या लगेगा? उपसर्ग लगेगा। तो पूरा रूप क्या बनेगा? आ गच्छतु। दूसरा उदाहरण देखते हैं, वे दोनों हंसे। तो वे दोनों हंसे, हंसे थे, है ना, हंसे। तो ये कौन से काल का वाक्य है? ये आपके भूतकाल का वाक्य है। तो वे दोनों की संस्कृत क्या होगी? सह तौ, सह एक वचन, तौ वे दोनों। तो ये आपको जो है सर्वनाम के जो रूप हैं वो आपको याद करने हैं, है ना। संज्ञा सर्वनाम, ये सर्वनाम है, संज्ञा के स्थान पर आने वाले हैं। सहतौ के, है ना, इदम के रूप, है ना, अस्मद के रूप, युष्मद के रूप, इन सभी के रूप आपको याद करने हैं। तब जाकर के आप जो है संस्कृत, जो हिंदी से संस्कृत अनुवाद कर पाएंगे अच्छी तरह से और शुद्ध रूप से कर सकते हैं। तो मैं आपको समझा रहा हूं, इसको आप समझ लीजिएगा। और जो इसके आप नोट्स भी बना सकते हैं। और देखिए, वे दोनों हंसे, तो वे दोनों की संस्कृत क्या होगी? तौ होगी। अब हंसने की मूल संस्कृत क्या है? हंस है, हंस है। तो अब कर्ता, कर्ता जो है, अब क्रिया जो आएगी वो कर्ता के अनुसार आएगी। अब कर्ता जो है किस पुरुष का है? कर्ता जो है आपका प्रथम पुरुष का है, लेकिन कौन से वचन का है? वे दोनों, दो हैं, अर्थात दो वचन का है। तो क्रिया में जो धातु प्रत्यय लगेगा वो कौन सा लगेगा? ताम, क्योंकि यहाँ पर दो वचन है, दो वचन में कौन सी धातु प्रत्यय लगेगा? ताम। तो इसलिए यहाँ पर क्या लगाया? हंस ताम। क्या लगा? हंस ताम। अब लंग लकार का है, अर्थात भूतकाल का है। तो भूतकाल का होने के लिए हम क्या करते हैं? यहाँ पर जितनी भी धातुएं आएंगी उनके आगे आ उपसर्ग और लगा देंगे। तो क्या रूप बनेगा? पूरा रूप बनेगा आहस ताम, तौ आहस ताम। क्या बनेगा? ता आहस ताम। इसी तरह से तुम, इसी तरह से आगे देखते हैं कि वे सभी चले। तो वे सभी चले, तो वे सभी चले। तो यहाँ पर वे सभी की संस्कृत क्या होगी आपकी? बताइए। वे सभी जो है ये आपका बहुवचन का है और कौन से पुरुष का करता है? वे सभी, है ना, ना तो
तू से संबंधित आ रहा है, ना तो मैं से संबंधित आ रहा है, इसलिए ये प्रथम पुरुष का कर्ता हो और ये बहुवचन का है, वे सभी, है ना। तो वे सभी की संस्कृत क्या होगी, ते, स तौ ते, है ना, ते होगी। और चलने की संस्कृत क्या होगी, चल, मूल धातु क्या होगी, चल। अब वे सभी यहाँ पर बहुवचन है, प्रथम पुरुष का कर्ता है, तो क्रिया भी आपकी क्या होगी, बहुवचन। क्रिया भी कैसी होगी आपकी, बहुवचन की होगी और प्रथम पुरुष की होगी। तो प्रथम पुरुष ये रहा, तो ये आपका एक वचन, दो वचन और बहुवचन। ये बहुवचन वाला जो है धातु प्रत्यय आपका का लगेगा, क्रिया में लगेगा। तो पूरा रूप क्या बनेगा, तौ अचलनु, है ना। ये अन लगा है तो पीछे क्या है, चलनु, आ उपसर्ग लगाएंगे भूतकाल होने पर। तो पूरा रूप क्या बनेगा, ते अचलन, ते अचलन, ते अचलन, वे सभी चले, ते अचलन। इसी तरह से हम आगे देखते हैं कि तुमने लिखा। अब देखिए तुमने लिखा, अब बताइए तुम से संबंधित आ गया है ना। कर्ता कैसा आ गया है, तुमसे संबंधित आ गया है, तुमने लिखा। अब जो पहले तो हमें ये देखना है कि जो तुमने लिखा ये वाक्य जो है किस लकार का है, अर्थात किस काल का है। हमें जब ये एग्जाम में, क्योंकि पांचों लकार एक साथ आएंगे, पांचों लकारों में हमें सबसे पहले हमारा ध्यान कहाँ जाना चाहिए कि तुमने लिखा ये किस लकार का है। उसके बाद में जब लकार हमें निर्धारित हो जाए, निश्चित हो जाए कि ये आपका लट लकार का है या लंग लकार का है या किसी और अन्य लकार का है, तब हमें क्या है कि हमें सारे धातु प्रत्यय जो हैं उनके अलग अलग धातु प्रत्यय हैं हर लकारों के, उन धातु प्रत्ययों को हमें क्या करना है, ध्यान रखना है, याद रखना है। और धातु प्रत्ययों को ध्यान में रख करके फिर हमें क्या नियम बताए थे अनुवाद के, उसमें हमने नियम बताया था कि कर्ता जिस पुरुष और जिस वचन का होगा, क्रिया भी उसी पुरुष और उसी वचन में लिखी जाएगी। तो तुमने लिखा, तो तुमने जो है ये जो कर्ता है ये बताइए आपका एक वचन का है या बहुवचन का है। तो यहाँ पर जो है एक वचन का है और कौन से पुरुष का है, तो तुमसे संबंधित आ रहा है, तो ये आपका मध्यम पुरुष का कर्ता हुआ। कौन सा हुआ, मध्यम पुरुष का कर्ता हुआ। तो तुमने, तो तुम की संस्कृत क्या होगी, त्वम होगी। और लिखा, लिखे, लिखने की संस्कृत क्या है, लिख, क्या है, लिख। अब लिख में जो पीछे विसर्ग है, ये विसर्ग कहां से आया, अब ये कर्ता जो है तुमने, ये मध्यम पुरुष का है और एक वचन का है, तो क्रिया भी मध्यम पुरुष एक वचन की होगी। तो ये आपका मध्यम पुरुष और एक वचन, है ना, मध्यम पुरुष और एक वचन, ये आपका धातु प्रत्यय है। मध्यम पुरुष एक वचन का धातु प्रत्यय क्या है आपका, है, यानी विसर्ग है। तो इस विसर्ग को हम क्रिया के पीछे लिख देंगे, तो लिख है, क्या होगा, लिख है। अब हम लंग लकार का है तो इसलिए क्या लगाएंगे, इस लिखे धातु के आगे आ उपसर्ग लगा देंगे। तो पूरा रूप क्या बनेगा, आलेख है, क्या बनेगा, आलेख है। तो पूरा रूप क्या बनेगा, तुमने लिखा। तुमने लिखा की संस्कृत में अनुवाद करेंगे तो पूरा अनुवाद क्या बनेगा आपका, त्वम आलेख है। इसी तरह से हम यहाँ पर देखते हैं कि हम दोनों ने लिखा। अब हम दोनों ने लिखा, अब यहाँ पर आ रहा है हम दोनों, तो एक वचन के लिए तो कौन सा आया, है ना, हम दोनों। अब आपको देखना है कि हम दोनों बताइए ये कौन से पुरुष का है ना, हम दोनों कौन से पुरुष का है। तो तुमसे संबंधित मध्यम पुरुष में और मैं से संबंधित उत्तम पुरुष में। तो हम दोनों जो है ये कौन से पुरुष का है, ये आपका उत्तम पुरुष का है। कौन सा का है, उत्तम पुरुष का है और दो वचन का रूप है, दो आ रहा है। तो हम दोनों, तो इसका हम दोनों की संस्कृत क्या होगी, अहम आवाम, क्या होगी, आवाम। तो आवाम लिखेंगे, आवाम, है ना। ये युष्मद अस्मद के रूप आपको याद करने होंगे, कौन सा एक वचन का आएगा, कौन सा दो वचन में आएगा। इसी तरह से तब आप अनुवाद कर पाएंगे। तो हम दोनों की संस्कृत क्या होगी, हम की, मैं की होगी अहम, हम दोनों की होगी आवाम। तो हम दोनों ने, आवाम माने हम दोनों ने। और लिखा, लिखने की क्या है, लिख। अब ये जो है उत्तम पुरुष का कर्ता है, किसका है, उत्तम पुरुष का कर्ता है, दो वचन का कर्ता है। तो क्रिया भी उत्तम पुरुष और दो वचन की बनेगी। तो उत्तम पुरुष का ये रहा आव, आम। तो एक वचन का, आव दो वचन के लिए, आम बहुवचन के लिए। तो क्या बनेगा यहाँ पर क्रिया में क्या लगेगा, आव। तो क्या रूप बनेगा,
अलिखाब, क्या रूप बनेगा? अलिखाब। तो अलिखाब, तो आवाम अलिखाब हम दोनों ने लिखा। इसी तरह से आगे देखते हैं कि मैंने देखा। इसी तरह आगे देखते हैं कि मैंने देखा। अब मैंने देखा जो है, ये मैंने जो है ये कर्ता किस पुरुष किस वचन का है? ये मैंने जो है कर्ता आपका एक वचन का है। किस पुरुष का है? ये आपका जो कर्ता है ये आपके उत्तम पुरुष का कर्ता है। कौन से पुरुष का कर्ता है? उत्तम पुरुष का कर्ता है और एक वचन का कर्ता है। तो उत्तम पुरुष और एक वचन है ना। तो उत्तम पुरुष के जो धातु प्रत्यय हैं वो कौन कौन से? अम, आव, आम। अम एक वचन के लिए, आव दो वचन के लिए, आम बहुवचन के लिए। तो धातु धातु में क्रिया में क्या लगेगा? अम लगेगा। क्या लगेगा? अम। तो मैंने देखा, मैंने की संस्कृत क्या होगी? अहम। अहम है। और देखने की क्या है? पश्य। देखने की क्या है? पश्य। तो क्या रूप बनेगा? पश्यम, पश्यम रूप बनेगा। लेकिन यहाँ पर लंग लकार है, तो लंग लकार में हम क्या लगाएंगे? धातु के आगे आ उपसर्ग और लगा देंगे। तो पूरा रूप क्या बनेगा? अपश्यम, अपश्यम। तो अहम अपश्यम, मैंने देखा। अब आपको कमेंट में बताना है, एक मैं आपके लिए वाक्य दे रहा हूं, हम सभी ने पढ़ा। तो हम सभी ने पढ़ा, इसकी संस्कृत बनानी है और इसका संस्कृत में अनुवाद करना है। और मैं अगली क्लास में इसको देखूंगा कि हम सभी ने पढ़ा इसकी संस्कृत कौन कौन सही बना के देता है। तो आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। सबसे सारा जो खेल है वो किसका है? आपके धातु प्रत्ययों का है। यानी आपका यदि प्रथम पुरुष का यदि कर्ता आता है तो प्रथम पुरुष का कर्ता आता है और जिस वचन का कर्ता आता है, यदि प्रथम पुरुष एक वचन का कर्ता आता है तो धातु में हम तय लगाएंगे। यदि प्रथम पुरुष दो वचन का कर्ता आता है तो आप लंग लकार में भूतकाल में ताम प्रत्यय लगाएंगे, है ना। ये लंग लकार के लिए है, भूतकाल के लिए है। पिछली क्लास में हमने लट लकार यानी वर्तमान काल के धातु प्रत्यय बताए थे, तो ताम लगाएंगे, है ना। प्रथम पुरुष यदि बहुवचन का कर्ता आता है तो हम अनु, अनु जो है धातु प्रत्यय, इन क्रिया में धातु प्रत्यय लगाएंगे अनु। इसी तरह से मध्यम पुरुष, यदि मध्यम पुरुष का कर्ता आता है तो हम कौन सा धातु प्रत्यय लगाएंगे? अह विसर्ग लगाएंगे। तो अह, तम, तय, ये सभी जो हैं मध्यम पुरुष के लिए हैं। एक वचन अह, तम, दो वचन तय बहुवचन के लिए। और उत्तम पुरुष के लिए अभी बता दिया था अम, आव, आम। तो ये आपको नियम अच्छी तरह से समझ में आ गए होंगे। जो भी छात्र छात्राएं इस क्लास से यदि पहली बार जुड़ रहा है तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को एक लाइक जरूर करें। चलिए मिलते हैं अगली क्लास में नेक्स्ट अगले लकार के साथ। आज ये लंग लकार कंप्लीट हुआ और जो भी कुछ भी यदि समझ में नहीं आया है तो वो कमेंट में पूछ सकते हैं।